और आज की जो हमारी ये क्लास है वो क्लास MPPSC की है और मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में आज मैं बात करने वाला हूँ वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, तथ्य एवं मूल्यों पर। ये टॉपिक आज आपका जो ये पॉइंट दिया गया है ये आपका फिनिश हो जाएगा आज, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सोशोलॉजी में जो है MPPSC में सोशल वर्क को अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, जैसा कि आप सबको पता भी है। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत एक पॉइंट है पद्धति शास्त्र। उस पद्धति शास्त्र में दिया गया है वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। मैं आप लोगों से इन्हीं तथ्यों पर आज बातचीत करने वाला हूँ। आप सबसे मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि वस्तुनिष्ठता होती क्या है। इस चीज़ को आप सभी लोग समझे रहिएगा। अगर कोई पूछ भी ले कि वस्तुनिष्ठता किसे कहा जाता है, तो अपने स्वयं के विचार जो होते हैं, बात को समझिए, अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता कहलाती है। इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा बोलना है कि पूर्वाग्रह से प्रभावित ना होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप से ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें समाजकारी शोध के संबंध में, वस्तुनिष्ठता को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि सामाजिक अनुसंधान एक मौलिक उद्देश्य सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये तथ्य इम्पोर्टेंट है कि जो सोशल रिसर्च है उसका मौलिक उद्देश्य क्या होता है, या मुख्य उद्देश्य के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, मूल उद्देश्य के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। तो केवल एक लाइन में याद रखिए, सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना। सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य कहलाता है। ये अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आएगा। क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन में ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में, और वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य यथार्थता को सामने लाना होता है। वैज्ञानिक जहाँ सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वहाँ बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यथार्थता को सामने लाना होता है। और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता यानी आपको वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में विशेष कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। और कहता है कि वह इनसे अलग जो है अलगाव रखकर तटस्थता से इनका अध्ययन कर सकता है। किंतु सामाजिक घटना में यह बात लागू नहीं होती कि इसका कारण यह है कि सामाजिक घटना से व्यक्ति का लगाव होता है, उसके अपने अपने पूर्वाग्रह होते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है, व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है कि वह तटस्थ रहकर इन घटनाओं का अध्ययन करे। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी अगर आपसे प्रश्न करे कि हम किसे कह सकते हैं वस्तुनिष्ठता, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक मूल उद्देश्य है। मैं वस्तुनिष्ठता की बात कर रहा हूँ। मूल उद्देश्य या मौलिक उद्देश्य किसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। कोई घटना है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है, वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। और यही जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इस वैज्ञानिक अध्ययन का जो कार्य है वो यथार्थता से है। किससे है? यथार्थता को सामने लाने से है। और इसके लिए सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सामाजिक अध्ययन में तो वस्तुनिष्ठता लाने की आवश्यकता पड़ेगी। वास्तव में जैसा है
उसी रूप में एक घटना विशेष का जब आप अध्ययन करेंगे ना, तो वही वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। वैसे व्यक्ति जैसा है उसी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाए तो उसे स्वीकृति कहेंगे, लेकिन जब वास्तव में जैसा है उसी रूप में आप किसी घटना का विशेष अध्ययन करते हैं तो वह आपका वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ अध्ययन जिसको ऑब्जेक्टिव स्टडी कहते हैं, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड में मैंने 2-3 लाइन में आपको बताया है कि वस्तुनिष्ठता क्या है, और यदि वस्तुनिष्ठता से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो आप इसी तरीके का जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक घटना में या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में 2 दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इसमें 2 दृष्टिकोण होते हैं। मैं आपसे बता दूं कि सामाजिक घटना का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता यानी शोधकर्ता सामाजिक घटना और तथ्यों से संबंधित जब सामग्री का संकलन करता है तो यह संकलित सामग्री को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में 2 दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। एक दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ अपनाया जा सकता है, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ अपनाया जा सकता है। बात को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और कहता है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में घटना का वास्तविक अध्ययन होता है। बात को ध्यान रखिएगा। और अध्ययनकर्ता तटस्थ होकर घटना का अध्ययन करता है, और ऐसा करते समय अध्ययनकर्ता की मानसिक स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर ही नहीं पड़ता है, अध्ययन पर नहीं पड़ता है। और इसी के विपरीत व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन में शोधकर्ता के अपने विचार, भावनाएं और पूर्व धारणाएं विशेष महत्व रखती हैं। वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रायः विश्लेषणात्मक होता है तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन प्रायः वर्णनात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट के रूप में हमें ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं और अप्लाइड के रूप में भी प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ एक है और एक व्यक्तिनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को रिलेट करेगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वस्तुनिष्ठ में आप जब कभी भी अध्ययन करेंगे तो विचार, भावना और पूर्व धारणा से महत्व देंगे। आप किन चीज़ों पर महत्व देंगे? अपने विचार, भावनाएं और पूर्व जो धारणाएं हैं उसका महत्व देंगे। वस्तुनिष्ठ जो होगा वो विश्लेषणात्मक होता है, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तिनिष्ठ होता है वह आप वर्णनात्मक कर सकते हैं। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, किसी विचारों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब वर्णनात्मक में अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा था जीन पियाजे के बारे में। वर्णनात्मक में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से तो अपसारी चिंतन आता है, क्योंकि एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, वो वर्णनात्मक में देखने को मिलेंगे। और एक समस्या का एक ही समाधान होता है तो विश्लेषणात्मक में मिलता है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो सामाजिक तथ्यों से संबंधित वह सामग्री जिसे शोधकर्ता यानी आप अपने दृष्टिकोण को संकलित करके उसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे हम उसको नाम देते हैं भैया ये वर्णनात्मक है, क्योंकि आप अपने ढंग से कर रहे हैं, है ना। और जब सामाजिक तथ्यों से संबंधित वह सामग्री जिसे शोधकर्ता उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो वास्तव में है, तो ऐसा करते समय पहली संकलित सामग्री को अलग रखता है। तब बताइए आप उसे क्या नाम देंगे? बताएं, क्या मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज़ स्पष्ट है आशुतोष जी? जी सर जी। ओके, आवाज़ क्लियर है ना? आप सर एक बार ओके, देखिए अगर आपको सुषमा मैम किसी भी, आप 2 ही बच्चे हैं, मैं ये दोनों लोगों से कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। फिर से मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ, बता देता हूँ, परंतु ध्यान रहे कि जब मैं पूछूं तभी ना बताएं, क्योंकि 2 ही लोग हैं, आप भी बीच में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तरफ से आवाज़ भी नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सामाजिक तथ्यों से संबंधित कोई सामग्री, मटेरियल, जिसे शोधकर्ता यानी आप
अपने दृष्टिकोण से संकलित करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को डालते हैं और उसकी व्याख्या आप अपने ढंग से करेंगे, आप अपने तरीके से। मैंने कहा कि आप मुझे ज़रा वृक्ष काटने के बारे में, जो जब वृक्ष कटेगा तो उससे पर्यावरण में हानि होती है, तो उन पर्यावरण हानि के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, तो आपके विचार अलग अलग तरीके से आएंगे, आप अपने ढंग से बताएंगे, आप अपने तरीके से बताएंगे। तो वह कंडीशन कहलाती है आपकी क्या, व्यक्तिनिष्ठ कहलाती है। और व्यक्तिनिष्ठता बेसिकली किस चीज़ को रिलेट कराती है, जैसे कि मैंने ऊपर वाले से व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन जी केस स्टडी कहलाएगी ना। हाँ, केस स्टडी यानी आप व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन भी कह सकते हैं। देखो यहाँ बेसिकली मैं आप नाम मत कहिए उसे केस स्टडी, आप व्यक्तिनिष्ठ बोले तो सबसे बढ़िया। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब केस स्टडी नहीं होता, लेकिन आप व्याख्या करते समय, इंटरव्यू में देते समय आप बोल सकते हो, उचित रहेगा, परंतु लिखते समय व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन उस चीज़ को नहीं बात करता। वो वर्णनात्मक अध्ययन होता है। समाजशास्त्र में या सोशल वर्क में अगर मैं बात करूँ तो उसका डिस्क्रिप्टिव विवरण दिया जाता है, पूरी डिटेल विवरण दिया जाता है ना, पूरा ब्यौरा दिया जाता है। तो व्यक्तिनिष्ठ वर्णनात्मक पर आधारित है, जहाँ उसकी व्याख्या आप अपने ढंग से करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अध्ययन में आप अपने ढंग से नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति का जो समस्या है वो उसकी तरीके से है, जैसी समस्या होगी उसे उसी तरीके से आपको डेटा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ में क्या होता है कि आप अपने समाधान, उसके समाधान को आप अपने तरीके से लिख रहे हैं, तो वह एक प्रकार से वर्णनात्मक का पार्ट बनता है। और वर्णनात्मक का मतलब डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखना, है ना। तो आप अच्छे तरीके, जैसे आप क्वेश्चन पेपर लिखते हो ना, जैसे मैंने कहा कि समाज कार्य की परिभाषा लिखिए, उस पर प्रकारों पर वर्णन डालिए, प्रकाश डालिए, तो आपने अपने तरीके से लिखना शुरू किया, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और मैंने अगर आपसे कहा कि समाज कार्य की प्रणाली बताइए, तो आपने 6 प्रणालियाँ बताएं, तो ये बेसिकली क्या है, ये वस्तुनिष्ठता पर आधारित हो गया। तो वास्तविक जो चीज़ें हैं उसी पर आधारित है, ठीक है। और सामाजिक तथ्यों से संबंधित वह सामग्री जब आप उसी रूप में देख रहे हैं, अब देखिए उसी रूप में देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ आ रहा है, तो वास्तव में ऐसा करते समय पहली संकलित सामग्री को हम अलग रखते हैं, वह क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठ कहलाता है। तो ये तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक बार बताइए आशुतोष जी, समझ में आया? जी सर, समझ पा रहे। चलिए बहुत बढ़िया है, और अच्छे से समझिए, है ना। और यहाँ हम लोग सिलेबस बहुत तीव्र गति से है, स्लो नहीं है आपका सिलेबस, तीव्र है, क्योंकि अभी तक एमपी सेट का पेपर ही नहीं हुआ। एमपी सेट का पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा, एमपी सेट के स्टूडेंट भरेंगे, तब जाके डेट क्लोज होगी, उसके बाद आप लोगों को पूरी डिटेल जो है मिलेगा, इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको दी जाएगी बराबर, है ना। वो भी बच्चे तैयारी करेंगे, है कि नहीं, ये चीज़ें बनेगी, इसलिए आप लोग जो है निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए शुरुआत करें और आगे बढ़ें। जी सर। अब देखिए फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सामाजिक घटना का वास्तविक अध्ययन करना अत्यंत कठिन कार्य है। बात सही है कि जब हम सामाजिक घटना का कोई वास्तविक अध्ययन करते हैं तो ये करना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। वहीं एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है लुडबर्ग। इनका कहना है कि अभिमति और पक्षपात, अभिमति और पक्षपात सभी विज्ञानों में जटिलता उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, परंतु उनका महत्व समाज विज्ञानों की अपेक्षा भौतिक विज्ञानों से कम है। तो ये एक डेफिनेशन दी गई है, और ये डेफिनेशन लुडबर्ग के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये परिभाषा ना लिखकर मैं आपको कुछ परिभाषा बताता हूँ, उन परिभाषाओं को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। जैसे शोधकर्ता के द्वारा किया गया इस प्रकार का अध्ययन वास्तविक अध्ययन कहलाता है, और वास्तविक अध्ययन को ही सामाजिक शोध की भाषा में हम वस्तुनिष्ठता की संख्या देते हैं। बात को समझिए, सोशल वर्क में और समाजशास्त्र में दोनों सब्जेक्ट में ये जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना कि आप रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, इनके द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन, किसी प्रकार का, और किसी प्रकार में केवल 2 ही परिप्रेक्ष्य हैं,
दो ही परिपेक्ष, एक तो वस्तुनिष्ठता होगा, एक व्यक्तिनिष्ठता होगा। बात को समझिए, दो ही परिपेक्ष होंगे। इन्हीं दोनों परिपेक्ष को अध्ययन के रूप में जब हम बात करेंगे तो वह पाठ आपका वास्तविक अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक अध्ययन कहलाएगा। ठीक है। अब इसी वास्तविक अध्ययन को कई विद्वानों ने परिभाषित किया, जैसे अभी कि आपने लुडबर्ग के अकॉर्डिंग नाम देखा, परंतु पेपर में उतना नहीं पूछा गया है जितना एक विद्वान है जिनका नाम है ग्रीन। इन्होंने कहा है कि वस्तुनिष्ठता प्रमाण का निष्पक्षता से, प्रमाण का, ध्यान सुनिए, प्रमाण का निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा और योग्यता होती है। तो मैं आपसे कहूँ अगर कि कभी भी अगर आप रिसर्च और ये शोध करें तो वह निष्पक्षता के भाव से करें। जब आप निष्पक्षता के भाव से करते हैं कोई शोध, तो उस शोध के दौरान इच्छा और योग्यता को शामिल करें। निरीक्षण निष्पक्षता से करते हैं और इच्छा और योग्यता के भाव से किसी प्रमाण का, तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। सत्य की वस्तुनिष्ठता से मतलब यही है कि संसार किसी व्यक्ति के विश्वास, आशा या भय से स्वतंत्र एक वास्तविक है, जिसे हम सहज ज्ञान और कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन से कर सकते हैं। और जब प्रश्न आपसे वास्तविक अवलोकन दे कि हम वस्तुनिष्ठता वास्तविक अवलोकन से कर सकते हैं, वास्तविक अवलोकन से कर सकते हैं, तब नाम एक विद्वान है, उनका नाम है कार, उनका नाम लगाएंगे। और जब आपसे प्रश्न करें कि निरीक्षण करने की इच्छा और योग्यता और वो भी निष्पक्षता भाव आए, तब नाम आप लगाएंगे ग्रीन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दो परिभाषाएं आपको स्पष्ट करेंगे सही तरीके से कि क्या होता है वस्तुनिष्ठता। आगे हम बात करते हैं। यहीं पर अध्ययन में कहा गया कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं और तथ्यों से संबंधित सामग्री का संकलन करता है। जब अनुसंधानकर्ता सामाजिक तथ्य और घटना, बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए तथ्य एवं मूल्य दिए गए हैं, तो मैं तथ्यों को जो बात कर रहा हूँ इन्हीं में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के पॉइंट में ही तथ्यों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि सामाजिक घटना और तथ्यों से संबंधित सामग्री का संकलन करता है। जब अनुसंधानकर्ता सामाजिक तथ्य और घटना को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वे वास्तव में होती है, और ऐसा करते समय वह अपने विचार और दृष्टिकोण को अलग करके देखता है, तो इस प्रकार के अध्ययन को ही वास्तविक या वस्तुनिष्ठता अध्ययन कहा जाता है। तो ये तो मैंने कई बार बता दिया कि जब आप अपने विचारों और दृष्टिकोणों को आप अपने तरीके से अलग करके किसी वास्तविक चीज़ों पर बात करते हैं तो वही वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। और वस्तुनिष्ठ अध्ययन और वास्तविक अध्ययन का पार्ट केवल यही नहीं कि वस्तुनिष्ठ ही हो, व्यक्तिनिष्ठ का भी पार्ट वास्तविक अध्ययन का पार्ट बनता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ खास अंतर है, मैं भी आप लोगों से जिक्र करूँगा। मैंने एक बात बताया था लॉयल कार के अकॉर्डिंग। जो लॉयल कार है उनका कहना है कि सत्य की वास्तविकता का अर्थ है कि घटनामय संसार के किसी व्यक्ति के विश्वास, आशा, भय, स्वतंत्र एक वास्तविकता जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि से, कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब नाम आए वास्तविक अवलोकन तो आप कार का नाम लगाइएगा, यही लॉयल कार है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने और भी चीज़ें आती हैं ग्रीन महोदय के बारे में। वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता से रिलेट कराता है। और मैंने आपसे बताया ये भी परिभाषा, जब इच्छा और योग्यता चीज़ें आए तब आप नाम ग्रीन का लगा के चले आए। ठीक है, ये आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। फेयर चाइल्ड है, इनका कहना है कि वस्तुनिष्ठ और जो है वैषम्यता का अर्थ, ठीक है, उस योग्यता से है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं को अपनी परिस्थिति से अलग रखता है।
और उसमें सम्मिलित करें कि द्वेष और द्वेग के स्थान पर निष्पक्ष प्रमाण या तर्क के आधार पर तथ्यों और उसकी स्वाभाविक पृष्ठभूमि को देखें, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वस्तुनिष्ठता। लुडबर्ग का अकॉर्डिंग कहा गया कि अभिनति पक्षपात सभी विज्ञानों में जटिलता उत्पन्न करने वाले तत्व हैं और उनका महत्व सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा भौतिक विज्ञानों में कम है ना। तो दो परिभाषा काफ़ी है, जो ऊपर की दोनों परिभाषाएं मैंने बताई वो इनफ है। उसके बाद वस्तुनिष्ठता की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मैं विशेषताओं के बारे में बात करूं तो इनकी परिभाषा के आधार पर भी आप सही तरीके से उनकी विशेषता को बता सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, समझने का प्रयास करें। मैंने कहा कि वस्तुनिष्ठता सामाजिक शोध में प्रयुक्त सामग्री संग्रह का साधन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अपितु वह स्वयं का एक साध्य है, और जो स्वयं का एक साध्य है वह एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ की विशेषता है। तो यहाँ कहा गया है कि वस्तुनिष्ठता सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामग्री संग्रह का साधन नहीं है बल्कि साध्य है। यह आपका पॉइंट फिर करेक्ट जाएगा वस्तुनिष्ठ के परिप्रेक्ष्य। वस्तुनिष्ठ कोई भौतिक वस्तु ना रखकर, अगर मैं आपसे कहूँ वस्तुनिष्ठता कोई भौतिक वस्तु ना होकर इसका स्वरूप मूर्त होता है, तो भी आप कहेंगे कि यह पॉइंट सही होगा। वहीं अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठता का संबंध व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं से होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वस्तुनिष्ठता का जो संबंध है व्यक्ति के विचार से है। आपने अभी देखा कॉन्सेप्ट में भावना, आशा, अभिवृत्ति, विचार, क्षमता इत्यादि चीज़ों से रिलेट कराता है वस्तुनिष्ठता, क्योंकि आप अपने ढंग से करते हैं। और वस्तुनिष्ठता वह शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति घटना को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने या दिखाने का प्रयास करता है, वही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता की डेफिनेशन वह शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति घटना को उसके वास्तविक रूप दिखाने का प्रयास करेगा। और रियल चीज़ें आपको रिलेट ये नहीं केवल वस्तुनिष्ठता ही करेगी, व्यक्तिनिष्ठता भी डिफाइन कर सकती है। यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक भावना का मुख्य तत्व है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक भावना का मुख्य तत्व माना जाता है। वैज्ञानिक भावना का वस्तुनिष्ठता जो है एक तत्व माना जाता है, एक एलिमेंट या घटक कह सकते हो, या आप इसे तत्व या अंग के नाम भी दे सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? मेरी आवाज़ स्पष्ट है? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। जी सर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, और भी चीज़ों पर हम जिक्र करेंगे। फिर कहता है कि वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता और महत्व पर क्या बात होती है। आवाज़ मेरी स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिएगा। जी सर। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि वस्तुनिष्ठता की आवश्यक और महत्व पर, तो वस्तुनिष्ठता सामाजिक अनुसंधान का सर्वाधिक महत्व तत्व है और इसके अभाव में अनुसंधान को विज्ञान सम्मत बनाना संभव नहीं है। निम्न कारणों से सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता एवं महत्व पर बात की गई है। जैसे आपको बता दूं, इसके अंतर्गत वास्तविक या वस्तुनिष्ठता सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके बिना सामाजिक शोध को विज्ञान सम्मत नहीं कहा जा सकता। अग्रलिखित कारण आप देखेंगे जहां सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता के महत्व को प्रकट करेगा। तो आप एक तथ्य यहां पर देख रहे हैं, पक्षपात रहित निष्कर्ष। पक्षपात रहित निष्कर्ष बेसिकली सामाजिक अनुसंधान में या सामाजिक शोधों को संपादित करने का एकमात्र उद्देश्य यह है
कि जो निष्कर्ष निकाले जाए वह पक्षपात रहित हो, अर्थात इनमें शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार और उसके अपने दृष्टिकोण ना हो। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय व्यक्ति के लिए पक्षपात से पूरी तरह से अलग रहना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा संभव नहीं है, जबकि वह जो भी अध्ययन करे उसी के वस्तुनिष्ठता हो, क्योंकि शोधकर्ता में पक्षपात की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की और भी अधिक आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि निष्कर्ष शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार दृष्टिकोण से प्रभावित ना हो। पक्षपात रहित निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए अध्ययन की वस्तुनिष्ठता अनिवार्य है। और ऐसा क्यों है, जो कि मैंने अभी बताया कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय व्यक्ति के लिए पक्षपात से पूरी तरह से अलग रहना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा संभव नहीं है, जबकि वह भी जो अध्ययन करे उसे वस्तुनिष्ठता के रूप में करे, है ना। और वस्तुनिष्ठता बेसिकली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वास्तविकता को। दूसरा आपसे कहता है मौलिक तथ्यों की प्राप्ति को लेकर। सामाजिक अनुसंधान में अगर मैं आपसे बात करूं तो मौलिक तथ्य की प्राप्ति के लिए भी वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक शोध का उद्देश्य ही यही है कि सामाजिक जीवन और घटनाओं में निहित मूल्य तथ्यों को प्राप्त किया जाए, किंतु उन मूल्य और तथ्यों या जो तथ्य हैं उनको प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इनमें व्यक्ति अपनी ओर से थोड़ा बहुत जोड़ घटाव उसे अपने अनुरूप लाने की कोशिश करता है। इसलिए वह जो अध्ययन करता है, जिस तथ्यों को प्राप्त करता है, उन्हें सार्वभौमिक सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अपने तरीके से कर रहा होता है। तो अध्ययन के द्वारा प्राप्त जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट को सार्वभौमिक सत्य माना जाए। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता को स्थान दिया जाए। तो सामाजिक शोध को वास्तविक बनाने और उसके द्वारा प्राप्त तथ्यों को सार्वभौमिक सत्य से प्रमाणित करने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठता की अधिक महत्व बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मौलिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता जरूरी है और अध्ययन के द्वारा प्राप्त तथ्यों को सार्वभौमिक सत्य माना जाए, और इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का स्थान दिया जाए। वहीं बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वास्तविक अध्ययन। देखिए, वास्तविक अध्ययन में अगर मैं आपसे बात करूं, आप अध्ययनकर्ता के द्वारा सामाजिक शोध को वास्तविक की ओर ले जाएं, और जब आप वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक कर देंगे कि उसे वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, तो एक ही वस्तु या घटना का अध्ययन जब भिन्न भिन्न व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, तो इस अध्ययन को वस्तुपरक या वास्तविक अध्ययन कहेंगे। वही वास्तविक अध्ययन है। यहाँ पे प्रश्न वास्तविक अध्ययन से है। जब एक ही घटना के अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हो जाता है कि अध्ययन में वास्तविकता की अपेक्षा की गई है। इसलिए सामाजिक शोध में घटना और फैक्ट यानी तथ्य में वास्तविकता लाने के लिए वस्तुनिष्ठता अनिवार्य होती है। तो कहा गया है कि एक ही वस्तु और घटना का अध्ययन जब अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो इस अध्ययन को वस्तुपरक अध्ययन कहा जाएगा। किंतु जब एक ही घटना के बाद अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता वास्तविकता की अपेक्षा करता है या उपेक्षा की गई है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में घटना और तथ्यों की वास्तविकता लाने के लिए वस्तुनिष्ठता भी अनिवार्य हो जाती है। तो ध्यान इतनी बात रखना है केवल कि एक ही वस्तु या घटना का अध्ययन जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा करेंगे, तो अध्ययन को वस्तुपरक कहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा।
और जब अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो उसका तात्पर्य अध्ययन की वास्तविकता की उपेक्षा करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक है सत्यापन के लिए। सत्यापन के लिए आवश्यक क्या है? तो विज्ञान की मौलिक विशेषता यह है कि उसकी सहायता से जो निष्कर्ष निकाले जाएं वे सत्य तो हो और उसके साथ ही उनकी कभी भी परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सके। देखिए, यहाँ बात यह है कि विज्ञान की मौलिक विशेषता ये है कि उसकी सहायता से जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं वे सत्य हो और उसके साथ ही उनकी कभी भी परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सके, है ना। तब यहाँ पर शोधकर्ता अपने विचार और भावनाओं का अध्ययन की विषय वस्तु के साथ जोड़ देता है ना। तो सत्यापन संभव नहीं होता है, अर्थात निष्कर्ष निकाली जाए वे परीक्षा और पुनः परीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान में वास्तविकता का एक महत्व दिया जाता है। तो सत्यापन के लिए जब कभी भी परीक्षा और पुनः परीक्षा की जाती है तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठ अध्ययन वैज्ञानिक और नियमबद्ध हो जाता है और किसी भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन को सुनिश्चित नियम और पद्धति के द्वारा दोहराकर सत्यापित किया जा सकता है। अतः निश्चित या सत्यापित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी होती है। किसके लिए? सत्यापित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरी होता है सत्यापन के लिए वस्तुनिष्ठता, है ना। एक आता है वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग, यानी सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं, इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग तभी उपयोगी में होती है जब वस्तुनिष्ठता को उसके स्थान दिए जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पद्धतियों का प्रयोग की तभी उपयोगिता है जब वस्तुनिष्ठता को उसके स्थान दिया जाएगा तब। तो वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठ नहीं है और तब तक उस पद्धति को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अतः वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठता का होना जरूरी है। यदि वस्तुनिष्ठता को सामाजिक अनुसंधान में स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा तो चाहे वो हम कितनी ही अच्छी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग क्यों ना ही कर लें, उसकी सहायता से निष्कर्ष निकाले ही जाएंगे। और यदि वो सही तरीके से आप पद्धति का प्रयोग नहीं करेंगे तो निष्कर्ष नहीं आएंगे, ना तो सत्य होंगे और ना ही उसका सत्यापन हो सकता है। तो सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का सफल प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वस्तुनिष्ठता का स्थान दिया जाए। एक बात ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक पॉइंट है नए अनुसंधानों के लिए। देखिए, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही नवीन ज्ञान से भरा होता है और जीवन के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त किया होता है वह पर्याप्त नहीं है। मतलब जीवन के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। जीने के बारे में प्राप्त ज्ञान का आधार जो है सत्यता और उसकी जांच है। यदि सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसका वास्तविक अध्ययन किया जाता है, तो उससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। उससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ उसे एक हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, यानी परिकल्पना का नाम देते हैं, वो रिप्रेजेंट होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में नए नए अनुसंधान की संभावनाएं पर प्रकाश डालता है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन से संबंधित विषय का विस्तृत अध्ययन करते समय कई ऐसे पक्षों का पता चलता है जिसके विषय में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना असंभव होता है। इसलिए
नहीं, जैसे कि अगर मैंने अभी आपसे बात किया है यहाँ पे कि यदि सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए उसका वास्तविक अध्ययन किया जाता है तो उससे हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही ऐसी परिकल्पना का भी निर्माण होता है जो सामाजिक शोध के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इसीलिए नए अनुसंधान की संभावनाओं का विकास करने की दृष्टि से सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वस्तुनिष्ठता प्राप्ति के कुछ साधन भी होते हैं और मैं आपको उन साधनों से भी थोड़ा सा रूबरू करा देना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में साधन से भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से साधनों के बारे में बता सकें कि क्या क्या साधन हो सकते हैं, है ना। अब ये साधन कौन कौन से साधन हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। वस्तु निष्ठता प्राप्ति के साधन बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो एक चीज़ आपको प्रयोग सिद्धि प्रणाली का प्रयोग करना ज़रूरी है। किस चीज़ का? प्रयोग सिद्ध प्रणालियों का उपयोग। देखिए, सामाजिक शोध की वस्तुनिष्ठ बनाने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, किंतु उन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाए जो प्रयोग सिद्ध प्रणाली का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत विचार और भावना से पूर्वाग्रह से रोक सके। तो इसलिए कहा गया कि प्रयोग सिद्ध प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, पारिभाषिक शब्दों, अवधारणा और प्रमाणीकरण का भी बात करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाना भी चाहूँगा कि पारिभाषिक शब्दों और अवधारणाओं का प्रमाणीकरण, ठीक है, इसका भी ज़रूरी है, क्योंकि भाषा की भिन्नता के कारण शब्दों और अवधारणाओं में भी भिन्नता आ जाती है। इसी भिन्नता के कारण तथ्यपूर्ण निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती है और इसी कठिनाई को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि सोशल रिसर्च में या सामाजिक शोध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द और अवधारणाओं का एक मानक स्तर तैयार किया जाए, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं एक थर्ड पॉइंट को लेकर, यांत्रिक साधनों का प्रयोग होना ज़रूरी है ना, यानी यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस का होना भी ज़रूरी है। यांत्रिक साधनों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं का प्रकृति गुणात्मक होती है। इसका अध्ययन करने के लिए जिन पद्धतियों का आप प्रयोग करते हैं वे वैज्ञानिक और यांत्रिक नहीं होती हैं। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है और इन्हीं बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है यांत्रिक साधनों का प्रयोग। यांत्रिक साधन कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर होता है, टेप रिकॉर्डिंग होता है, फिल्म, कैमरा, है ना, इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं और इनके मदद से भी हम सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, एक यंत्र के रूप में आता है, हमें एक साधन के रूप में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक आपका आता है दैव निदर्शन का प्रयोग। मतलब यूज़ ऑफ रैंडम सैंपल, इसका होना ज़रूरी है। जब आप रिसर्च यूनिट्स की बात करते हैं तो उनके चुनाव में पक्षपात के कारण भी सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा व्यवस्थित या उपस्थित होता है और इसी समस्या को समाप्त करने के लिए रैंडम सैंपल का प्रयोग किया जाता है। रैंडम सैंपल का प्रयोग करने से सोशल वर्कर
यानी शोधकर्ता व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह से बच जाएगा। इस प्रकार शोध कार्य संपादित होता है और उसके वस्तुनिष्ठता की प्रक्रिया में तब जांच और सत्यापन सही तरीके से भी हो जाता है। तो दैव निदर्शन का प्रयोग होना चाहिए। और एक पॉइंट आता है ग्रुप रिसर्च, यानी समूह शोध। एक व्यक्ति के द्वारा जो शोध किए जाते हैं उनमें पक्षपात की संभावना हो सकती है ना। तो एक व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण निष्कर्षों को अपनी ओर मोड़ ले सकता है, तो इससे एक व्यक्ति का स्वार्थ भी सम्मिलित हो सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा जिस शोध कार्य का संपादन किया जाए उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी हो सकती है। इसी समस्या के जो है समाधान के लिए ये चीज़ बताया गया है कि रिसर्च में शोध का संपादन करने में व्यक्ति द्वारा ना बल्कि समूह द्वारा किया जाना चाहिए। और समूह के द्वारा हम जब निष्कर्षों की जांच और संपादन करते हैं तो वहाँ पे सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त हो जाती है। इसलिए ग्रुप शोध या ग्रुप रिसर्च आपका शामिल होता है एक रिसोर्सेज में, साधन में, वस्तुनिष्ठता के साधन में। और एक होता है अंतर्विज्ञानी अनुसंधान, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं इसे। अंतर्विज्ञानी आप मेंशन कर सकते हैं, अनुसंधान। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए अंतर्विज्ञानीय पद्धति का महत्व निरंतर बढ़ भी रहा है। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से न केवल संबद्ध होती हैं बल्कि एक दूसरे पर आधारित होती हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग। प्रश्नावली एंड अनुसूची का प्रयोग, हाँ, यूज ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। अगर हम बात करें सामाजिक शोध की वस्तुनिष्ठता में, जब हम संकलित तथ्यों पर आधारित करते हैं तो ऐसा इसलिए कि तथ्यों को संकलन को सबसे अधिक महत्व बनाया जाए और ऐसी पद्धति का प्रयोग करके सहायता के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया जाए, है ना। तो प्रश्नावली और सूची सामाजिक अध्ययन में संकलन तथ्य करने का एक सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है और इसमें प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर पर्याप्त ही निश्चित होते हैं। प्रश्न और उत्तर सुव्यवस्थित रूप में लिखे जाने के कारण गलतियां की संभावनाएं कम होती हैं। इसीलिए अनुसूची और प्रश्नावली का प्रयोग करके सामाजिक अनुसंधान में वास्तविकता को प्राप्त आसानी से किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार का आपका साधन का पाठ बन जाता है ना। याद रखेंगे इतनी सारी बातें हैं। और बाकी एक तो आपका शामिल रहेगा परीक्षण पद्धति में। परीक्षण पद्धति आपको पता ही है कि इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक परीक्षणात्मक समूह में, एक नियंत्रित समूह का चुनाव करके किया जाता है ना। दोनों में इसका यूज जो है होता है। अब आते हैं टॉपिक पर। तथ्य क्या है? सवाल हमारे सामने है तथ्य को लेकर। जैसे कि आपको अगर मैं सिलेबस दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं एक शब्द लिखा हुआ है तथ्य, ठीक है। तथ्य किस चीज़ को रिलेट कराता है? तो गुड्डे हार्ट के द्वारा कहा गया है कि एक अनुभवजन्य के रूप में सत्यापन योग्य अवलोकन ही एक तथ्य कहलाता है। तो अनुभवजन्य के रूप में सत्यापन योग्य अवलोकन को हम क्या बोल सकते हैं? तथ्य कह सकते हैं। एक तथ्य का गठन करता है और ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जहाँ बहस के लिए कोई वैध जगह नहीं दिखती है, वह भी एक प्रकार से तथ्य की परिभाषा बनती है। तथ्य की परिभाषा बनती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तथ्य की परिभाषा क्लियर। अब तथ्य क्या है इस चीज को समझने का प्रयास करें। तथ्य किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो वास्तव में घटित हुई होती है, उसे तथ्य कहते हैं। तथ्य किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो वास्तव में घटित हुई है,
वो तथ्य है। तथ्य का परीक्षण वैज्ञानिक पद्धति से ही किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो है, इसके अगर हम बात करें, अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, असंभव है, क्योंकि यह चाहिए की बजाय है के पार्ट है ना। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि जो तथ्य है, जो अस्तित्व को आप नकारने की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, वो बेसिकली असंभव है। और कोई कार्य चाहिए के रूप में नहीं होता, बल्कि बजाय के रूप में होता है कि है ना। इस पर बात करता है ना। किस पर? ये प्रॉब्लम है, इस पर बात करता है, ना कि ये प्रॉब्लम अगर किसी समस्या का अगर हुआ है तो उस समस्या की ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे नहीं। इस समस्या का समाधान के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसे इस पर बात नहीं करता है। ये बात करता है ये समस्या का समाधान ये है, ठीक है। तो इसी का जो तात्पर्य प्राथमिकता पर बल देता है, ये तथ्य है। और एक तथ्य का एक सत्यापन योग्य तथ्य ही होता है ना। उसे हम तथ्य ही कहते हैं। तो सही तरीके से तथ्य की परिभाषा बताएं। तथ्य की परिभाषा क्या हो सकती है? फैक्ट, नहीं पता, वास्तविकता के अनुकूल हो, जिसे साक्ष्य का प्रयोग द्वारा साबित किया जाए, है ना। तथ्य की सच्चाई परखने के लिए उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं और उसके लिए एक मान्य संदर्भ और स्रोतों का प्रयोग किया जाए, वही तथ्य होगा, वही तथ्य। जी सर, सार्वभौमिकता भी आ जाएगी इसमें? बिल्कुल, सार्वभौमिकता भी शामिल रहेगी सर। तथ्य मूर्त और अमूर्त दोनों भी रहेंगे। सार्वभौमिकता रिप्रेजेंट करता है मूर्त और अमूर्त को, और इसी घटना को मूर्त के रूप में देखा भी जा सकता है, इसी घटना को हम अमूर्त के रूप में भी देख सकते हैं। भौतिक, शारीरिक, मानसिक और उद्देश्यपूर्ण घटनाओं के रूप में भी देख सकते हैं, वही तथ्य है, वही तथ्य है। तथ्य कोई प्रदर्शित किया गया या प्रकाशित किया जाने वाला वास्तविक मद है, विषय है। तथ्य क्या है? अगर कोई पूछे तथ्य क्या है, तो तथ्य कोई प्रदर्शित किया गया, प्रकाशित या किया जाने वाला वास्तविक मद। मद का मतलब समझते हैं? पद, मद या विषय। मद का मतलब सब्जेक्ट भी कह सकते हो, विषय भी कह सकते हो, वही तथ्य है। तथ्य एक घटना है जिसके अवलोकन और मापक के विषय में सभी के साथ बहुत अधिक सहमति से पाए जाने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उसे हम क्या बोलेंगे? तथ्य कहेंगे, फैक्ट कहते हैं। सर, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मद या विषय भी बोल सकते हैं? हम मद और विषय भी कह सकते हैं, बिल्कुल श्योर, क्योंकि परिभाषा ही मद और विषय पर आधारित है। तथ्य है ही मद और विषय। तथ्य के बारे में आपको एक परिभाषा आई थी, कॉन्सेप्ट आया था इस्माइल दुर्खिम का, सामाजिक तथ्य की अवधारणा याद होगी जी? हाँ सर, सोशल फैक्ट। हाँ, उन्होंने पहली विशेषता वाहता से रिलेट कराया था, दूसरी विशेषता बाध्यता से रिलेट कराया था, है ना। तो अक्सर बेसिकली सामाजिक तथ्य एक वस्तु की तरह ही है, इसीलिए यह सदस्यों के दिमाग से बाहर है, वही इसका असर समाज के सदस्यों पर पड़ता है, तो वाहता मूलक हो जाता है। वाहता मूलक को बहिर्मुखी कहते हैं, इसको वाहता शब्द को रिलेट कराया था। एक तथ्य एक ऐसी घटना है जिसे वास्तविकता में देखा जाए, अनुभव किया जाए, उसका अगर हम बात करें अवलोकन किया जाए, वो तथ्य है। तथ्य एक ऐसी घटना है जिसमें अवलोकन और माप के संबंध में सभी लोगों की राय समान हो, वही आपका फैक्ट कहलाता है, वही तथ्य कहलाता है। इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखिए। पेपर में सवाल पूछा जाएगा
तथ्य से किस तरीके से मैं जिक्र करता हूँ आप लोगों से। इसमें अगर प्रश्न MPPSC में पूछा जाएगा तो एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो केवल 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात को ध्यान से सुन लीजिए। एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि तथ्य क्या है, एक प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट होगा कि तथ्य की वास्तविक, तथ्य की विशेषता, तथ्य की विशेषताएं से, इनसे प्रश्न बनेगा। और दोनों में पॉइंट रहेंगे ABC करके, और इसके बाद आपको कूट मिलेंगे दोनों में, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन में सुन लीजिए। तथ्य उन घटनाओं से संबंधित है जो वास्तविक रूप से घटित होती है या वास्तविक रूप से मौजूद होती है, वही तथ्य होता है। ये बात ध्यान रखिए। और तथ्य की विशेषता क्या होती है? तथ्य एक ऐसी घटना है जिसे भाष्य की दुनिया में सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए। तथ्य उन घटनाओं से संबंधित है जो वास्तविक रूप से घटित होती है या वास्तविक रूप से मौजूद होती है। तथ्य एक ऐसी घटना है जिसमें अवलोकन और माप के संबंध में सभी लोगों की राय समान होती है, वही तथ्य की विशेषता होती है, उसे हम तथ्य कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद आपका एक पॉइंट आता है मूल्य, है ना। सॉरी, मूल्य क्या है? मूल्य की परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, सामाजिक घटना, डेटा, सही गलत के बारे में लोगों की व्यक्तिपरक राय से काफ़ी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए तुलनात्मक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और सांस्कृतिक प्रणाली के भीतर मूल्यों में बदलाव को मापते हैं, और सामाजिकरण का अध्ययन सामाजिकरण का अध्ययन उससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, मूल्य के बिना जीवन कुछ भी नहीं। मूल्य के साथ ही जीवन अर्थपूर्ण है। जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा व्यक्ति समय को महत्व देता है, वह हर पल का भरपूर आनंद लेता है और उसका भरपूर उपयोग भी करता है। अतः आप ये बात कह सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है, जिसकी वैल्यू होती है, उसे मूल्य कहते हैं। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि क्या है? मूल्य है। और इसी के विपरीत झूठ, बेईमानी, यह अवमूल्य है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस वस्तु का महत्व है आप उसे मूल्य कहेंगे, और जिसका महत्व नहीं है उसे आप अवमूल्य कहेंगे। मूल्य शब्द की उत्पत्ति बेसिकली लैटिन भाषा से हुआ था। किससे हुआ था? सर ये राधा कमल मुखर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, सामाजिक मूल्य? नहीं, यहाँ सामाजिक मूल्य का कॉन्सेप्ट को लेकर राधा कमल मुखर्जी, हाँ राधा कमल, आप वहाँ बात कर रहे हैं सोशल वर्क में, ठीक, वेरी गुड। मैं आपसे यहाँ पे सामाजिक मूल्य की बात नहीं, मैं केवल मूल्य की बात कर रहा हूँ समाज शास्त्र में, है ना। सामाजिक मूल्य का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो राधा कमल मुखर्जी, दैट इज़ राइट। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वैल्यू शब्द का, तो लैटिन भाषा से, और यहाँ अगर मैं जिक्र करूँ तो मूल्य पूर्णतः मन के साथ संबंधित होता है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य होता है, जिससे वह इच्छा पूरी तरह या पूरी होती है, वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं होता है। अनुभव से मूल्य का संबंध होता है। किससे होता है? अनुभव से होता है ना? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मूल्य की एक परिभाषा बता देता हूँ, उसको नोट करिए। मूल्य वे विचार हैं, मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीता है, जिनके लिए मनुष्य जीता है, वही मूल्य है।
वही मूल्य। तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की संतुष्टि करे, वो मूल्य है। जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे वो मूल्य है। ये बात अकबर ने कहा है। और मूल्य की विशेषता क्या होती है, मैं आपको एक बार विशेषता से रूबरू करवा देता हूँ। जैसे उसकी विशेषताएं अमूर्त संप्रत्यय है। आप जानते हैं अमूर्त किस तरीके से हो सकता है मूल्य? अमूर्त संप्रत्यय का मतलब है कि मनुष्य का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति और मन से होता है। वह समाज के अमूर्त हाँ सर, रूप से स्थापित होता है। हाँ विचारों से हाँ, विचारों भावनाओं से होता है। हाँ, इसीलिए समाज में प्रचलित मूल्यों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अमूर्त है, इसलिए मूर्त। तो अमूर्त संप्रत्यय को मूल्य की एक प्रकार की विशेषता बताती है। अमूर्त होता है अमूर्त मूल्य। दूसरा वैल्यू क्या है? दूसरी अगर हम बात करें वैल्यू की एक प्रकार की विशेषता, तो होती है दीर्घ अनुभव। दीर्घ अनुभव का परिणाम भी अगर हम बात करें किसी भी समाज, ठीक है, बात को समझिए, किसी भी समाज में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते हैं, बल्कि उसके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभव की ज़रूरत होती है। और दीर्घ अनुभव के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान, व्यवहारिक मानदंड का स्थापन होता है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एक सामाजिक स्वीकृति होती है, ये भी एक प्रकार की विशेषता है। सामाजिक स्वीकृति। एक व्यवहारिक निर्धारण होता है, व्यवहारिक निर्धारण भी होता है। एक मूल्यों का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है। मूल्य प्रत्यय की बात करता है, मूल्य प्रत्यय की बात करता है, मूल्य चयन की बात करता है। ये विशेषता है सभी के सभी। मूल्य चयन की बात होती है। और उचित कार्य के प्रेरक, उचित कार्य प्रेरक की भी बात करता है ना। और अगर हम बात करें तो आत्मसंतुष्टि की भी बात होती है, आत्मसंतुष्टि की भी बात होती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तनशीलता की भी बात होती है मूल्य में, परिवर्तनशीलता की भी बात होती है। और अगर हम बात करें तो समाज की पहचान की भी बात होती है, समाज की पहचान। ये सभी की सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं मूल्य की विशेषताएं हैं, मूल्यों की विशेषताएं। मूल्य जो होती हैं, जो मूल्य हैं वो कई भागों में क्लासिफिकेशन भी की गई हैं। एक सामाजिक मूल्य होता है, एक आध्यात्मिक मूल्य होता है, एक सांस्कृतिक मूल्य होता है, एक नैतिक मूल्य होता है, एक जो है राजनीतिक मूल्य होता है। जैसे अगर मैं सामाजिक मूल्य की बात करूं तो सामाजिक मूल्य में क्या हो सकता है? श्रद्धा। सामाजिक मूल्य में क्या हो सकता है? आनंद हो सकता है, सेवा, सत्य, सब धर्म के प्रति सम्मान, श्रम के प्रति निष्ठा, ये सब क्या है? ये सामाजिक मूल्य है, ये सामाजिक मूल्य है। दूसरा अगर हम बात करें आध्यात्मिक मूल्य क्या हो सकता है? आध्यात्मिक मूल्य की बात अगर हम करें तो वो बेसिकली श्रद्धा, वास्तविक जो है, अगर हम बात करें विनम्रता, शांति, दया, है ना, ये सब आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य कौन कौन से होते हैं? सांस्कृतिक मूल्य सर आवाज ब्रेक होने लगा सर। जी सर, आवाज़ नहीं आ रही? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही सर मेरी आपके पास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, आवाज़ स्पष्ट है अब? जी सर अब ठीक है। चलो अच्छा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यह आपको सामाजिक मूल्य होता है। सामाजिक मूल्य में क्या क्या है? आनंद है, साहस है, शांति है, सेवा है, सत्य है, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। और उसके बाद एक आता है आपका नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या है? जहाँ कर्तव्य परायण, सत्यभाषी, बड़ों का सम्मान करना, सील का पालन, पवित्र साधनों का धनोपार्जन करना, चारित्रिक मूल्य को रिप्रेजेंट करता है नैतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य क्या है? अगर हम बात करें तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के हितार्थ कार्य करना राजनीतिक मूल्य कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शांति, भाईचारा की बात करता है ना। तो बेसिकली जब कभी जिक्र आए कि भाई हितार्थ कार्य करना राजनीतिक मूल्य का पार्ट बनेगा, है ना। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सद्भावना, शांति, भाईचारा इत्यादि की जब जिक्र होगी तो वहाँ पे नाम आता है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य।
तो एक विद्वान थे हैरी एस ब्राउडी, क्या नाम था उनका? हैरी एस ब्राउडी। इनकी एक किताब आई, उस किताब का नाम था बिल्डिंग अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, है ना? क्या नाम था उस किताब का? बिल्डिंग अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये किताब थी। इस बुक में लगभग कुल 7 तरह के मूल्यों के बारे में बताए गए थे। 7 तरह के मूल्य थे, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, ठीक है, और शारीरिक मूल्य, संबंध मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो आज की क्लास यहीं तक रखिए। आपका ये जो टॉपिक था यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग कल लिखेंगे गणनात्मक विधि के बारे में, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, जी ठीक है। सर। चल, हाँ सर, व्यक्तिनिष्ठता को व्यक्ति